हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का जो एजेंडा है हमारा, जो न्यूज में रहा है, एक तो इंपोर्ट एम्बार्गो, वो डिस्कस करेंगे। एम्बार्गो क्या है, कई बार एम्बार्गो एग्जाम में भी आ चुका है कि एम्बार्गो का मीनिंग क्या है। इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें बहुत सारा पूरा हिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से लेकर इंडिया यूएस के रिलेशंस किस तरीके से फ्लक्चुएट हुए, काफी अच्छा एडिटोरियल है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है, तो उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेबल टॉप रनवे क्या है वो डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिस्क के बारे में भी एडिटोरियल है, डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी वो डिस्कस करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1960 में साइन हुई थी। पीएम किसान जो स्कीम है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लोया जिरगा न्यूज में रहा है वो डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फ्रंट पेज है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वहां पर 10 लोगों की डेथ होगी कोविड-19 केयर सेंटर में आग लगने की वजह से। कुछ दिन पहले अहमदाबाद में भी आग लगी थी, तब भी 8 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ है नहीं ऐसा। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है टू इम्पोज इंपोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। इंपोर्ट एम्बार्गो, एम्बार्गो का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, एम्बार्गो का मतलब है ऑफिशियल बैन। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब है ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर ऑफिशियल बैन लगा लेना। ठीक है, ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड। ठीक है, या विद एनी पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ भी। कई बार एम्बार्गो शिप की एंट्री के ऊपर भी लगा लेते हैं कि वहां से कोई भी प्रोडक्ट या जो भी गुड्स होंगी वो शिप के थ्रू एंटर नहीं कर सकते। एम्बार्गो के ऊपर बेसिकली बैन लगा देना होता है। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 जो आइटम्स हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनके ऊपर एम्बार्गो लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरेन कंट्री से वो इंडिया में नहीं आ सकते। तो इंडियन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको काफी फायदा होगा। और उससे रिलेटेड अगर हम समझें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो 200 करोड़ से ज्यादा का हो, जिसकी वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा होगा, तो उसकी जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें फॉरेन कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नो फॉरेन कंपनी कैन पार्टिसिपेट इन टेंडरिंग प्रोसेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जब 200 करोड़ से ज्यादा की कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस होगा डिफेंस में, जब इंडियन डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो उससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी कई बार कह चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, उससे क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी फायदा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट होंगी और हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन कंपनीज के ऊपर वो भी कम रहने वाली है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, और इससे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अराउंड 52,000 करोड़ के आइटम्स केवल इंडियन कंपनी से खरीदे जाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये 200 करोड़ की जो लिमिट है, 200 करोड़ से ज्यादा के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें टेंडरिंग प्रोसेस केवल इंडियन कंपनीज ही पार्टिसिपेट करेंगी, फॉरेन कंपनीज अलाउड नहीं होंगी। और एम्बार्गो 101 आइटम्स के ऊपर लगा है। एक तो एग्जाम में ये आ सकता है, एम्बार्गो 101 आइटम्स के ऊपर लगा है। और ऐसा जो इसलिए किया गया है, जब से गैल्वन वैली क्लैश हुआ है, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने चाइनीज ऐप के ऊपर भी बैन करा है, जैसे टिकटॉक वगैरह, बहुत सारी चाइनीज कंपनी, शेयरइट, अलग अलग चाइनीज कंपनीज हैं, उन सबके ऊपर बैन लगाया है। तो एक तरीके का इंडिया जो है इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक है, इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक है चाइना के ऊपर। तो उनको इकोनॉमिकली हर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा डोमेस्टिक कंपनीज जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी एक बूस्ट देना चाह रहे हैं, ताकि हमारी फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहे और इंडियन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है। और उसके अलावा रीजन ये भी हो सकता, ये भी कहा जा सकता है कि ये एक तरीका है जिस तरीके से हम चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जैसा हम देखें, पैंगोंग जो लेक है वहां पर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है और जो फिंगर 1 to फिंगर 8 है उस पूरे के ऊपर इंडिया का जो मालिकाना हक है इंडिया क्लेम करता है। लेकिन अभी भी चाइना की जो वहां पर फोर्सेस हैं, वहां चाइना के कुछ लोग फिंगर 5 से फिंगर 8 में मौजूद हैं। तो हमारा सीधा सा स्टैंड है कि वो सारे के सारे वापस जाएं वहां से, फिंगर 8 तक
पूरा इलाका हमारा एरिया है, जहां पर हम पुराने टाइम से ही वहां पर पूरा सर्वेलेंस पूरा वो करते आए हैं। तो एक ये कंट्रोवर्सी इंडिया चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो चली रही है, साथ ही साथ हम इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर भी एक तरीके से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा देखिए फ्रंट पेज में ही 4 जो बीजेपी लीडर हैं कश्मीर में, उन्होंने, ये मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, रेजिग्नेशन दिया, सोशल मीडिया में ही रिजाइन करा, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी लीडर्स को गोली मारी जा रही है वहां पर कश्मीर में, ठीक है। तो एक जो है भय का माहौल वहां पर हो गया है। तो इस वजह से बीजेपी के 4 जो लीडर्स थे कश्मीर में, उन्होंने सोशल मीडिया में ही रेजिग्नेशन दे दिया। रिसेंटली अभी परसों ही एक और जो पंचायत मेंबर था उसके ऊपर भी, एक वीक पहले पंचायत मेंबर था, उसके ऊपर भी गोली मार दी गई थी, और परसों भी एक और को गोली मारी गई है बीजेपी लीडर को। तो ये लगातार न्यूज में है। उसके अलावा इडुक्की लैंडस्लाइड हुई थी केरला में, तो वो एक न्यूज में है। तो अराउंड 43 की डेथ हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों के घरों के ऊपर पूरा मलबा आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों की दब के वहां पर डेथ हुई है, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम केरला में काफी ज्यादा हुई है। कोट कर सकते हैं अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन केरला या किसी और साउथ के स्टेट से रिलेटेड आता है या वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आता है। उसके अलावा सीआईएसएफ टू प्रोब आर यू इंडियन, एक जो कनिमोझी है, डीएमके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनिमोझी, तो उन्होंने कंप्लेन करी है कि सीआईएसएफ ने, क्योंकि वो हिंदी बोलना नहीं जानती थी, तो सीआईएसएफ के किसी एम्प्लॉय ने उनसे पूछा है कि क्या आप इंडियन हो, तो उन्होंने कंप्लेन करी है। तो सीआईएसएफ उसकी जांच करेगा। सीआईएसएफ आपको पता होना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर आती हैं होम मिनिस्ट्री। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, अंडर होम मिनिस्ट्री है, इनका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। तो अगर हम बात करें पहले बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ का काम है इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सेफ रखना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ये मेनली बने थे। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, तो बीएसएफ उस समय फॉर्म हुआ था, इंडिया पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ये इंडिया चाइना बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, खासकर तिब्बत बॉर्डर, ठीक है। तो जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने एनेक्स करा था, उसके बाद से जो इंडिया चाइना के बीच में टेंशन थी इंडिया चाइना वॉर के बाद, तब आईटीबीपी फॉर्म हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का काम क्या है, जहां भी डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं वहां पर सीआरपीएफ पोस्टेड रहती है। जैसे नेक्सलाइट एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो जहां भी डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती होती है, वहां पर सीआरपीएफ वाले रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सीआईएसएफ ने जो डीएमके की एमपी हैं कनिमोझी, उनसे पूछा आर यू इंडियन, क्योंकि वो हिंदी बोलना नहीं जानती। तो सीआईएसएफ वालों ने क्यों पूछा, क्योंकि सीआईएसएफ का काम है इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां उनकी सिक्योरिटीज देखना, या रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी को देखना, या एयरपोर्ट्स में, शिप पोर्ट में, वहां पर सिक्योरिटीज को देखना। जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, वहां पर सीआईएसएफ वाले सिक्योरिटी पूरा का पूरा देखते हैं। तो जितना भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ वाले देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर एयरपोर्ट में पूछा है, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआईएसएफ की रहती है। तो एयरपोर्ट में उनसे पूछा था कनिमोझी को, तो सीआईएसएफ इसकी जांच करेगा। उसके अलावा पैरामिलिट्रीज में एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल है, सशस्त्र सीमा बल खासकर इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान बॉर्डर में ये पोस्टेड रहते हैं, खासकर इंडिया नेपाल बॉर्डर में सशस्त्र सीमा बल। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सारी की सारी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं आती, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये पता होना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी में ब्राह्मण वोट को टारगेट करने के लिए मायावती ब्राह्मण्स का सपोर्ट कर रही है, परशुराम को वो हीरो बता रही है, जो ब्राह्मण कहा जाता है, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, कि उनका 108 मीटर बड़ी टॉल स्टैच्यू बनाएंगे, तो ऐसा मायावती का कहना है। तो ये एक न्यूज में है। उसके अलावा अगर जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिले।
हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप है जिसमें हम स्टूडेंट्स की फ्री प्रिपरेशन कराते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियो इन्फोग्राफिक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, जिसमें यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स है, बैंक एसएससी का कंप्लीट कोर्स है, एसएससी का कंप्लीट कोर्स है, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स है। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अलग अलग कोर्सेज के अगर हम देखे जाएं 1200 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सारी फैकल्टीज को, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज के वो लेक्चर्स हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप में आपको मिलेंगे, हर तरीके के सेक्शन वाइज भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है, और इसमें आपको पीडीएफ फाइल्स भी अलग अलग मिल जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है जिसमें इंडिया यूएस टाइज के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी, ये बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, तो इन्होंने काफी अच्छा बताया है इंडिया यूएस टाइज। ये 1940 से स्टार्ट करके अब तक क्या क्या इंडिया यूएस टाइज के बीच में क्या क्या हुआ, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यही है कि इंडिया यूएस टाइज अब काफी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले। पहले क्यों नहीं स्ट्रांग थे, क्या रीजन से, उसे समझाने की कोशिश करिए इस एडिटोरियल में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन 1940s में यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय विंस्टन चर्चिल थे और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 था 1939 से 45। अब जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ तो एलाइज थे और एक तरफ एक्सेस पावर्स थे, ठीक है, तो एक तरफ एलाइज थे और एक तरफ एक्सेस पावर्स थे, ठीक है। एलाइज में अगर हम बोले यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब हम बोल सकते हैं एलाइज से। एक्सिस पावर की अगर हम बात करें तो जर्मनी, जहां पर हिटलर लीड कर रहा था, जर्मनी हो गया, ठीक है, इटली हो गया, और जापान, ये एक्सिस पावर थे, ठीक है। अब इनके बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये एक तरफ थे और ये एक तरफ थे। अब हुआ क्या कि यूके की कॉलोनीज, इंडिया को इंडिपेंडेंस तो उस समय मिली नहीं थी, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इंडिया जो है एक तरीके से गुलाम था। तो बहुत सारी इंडियन फोर्सेस जो हैं ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटेन को सर्व कर रहे थे, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर ब्रिटेन की हेल्प कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है 70% तो इंडियंस ही थे जो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटेन की तरफ लड़ रहे थे। तो उस समय 1940s में, क्योंकि इंडियंस का भी फुल कॉपरेशन नहीं मिल रहा था, इंडिया में भी काफी डिस्टर्बेंस चल रही थी और आजादी की डिमांड हो रही थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी कहना था कि भाई हमारी तरफ से फुल कॉपरेशन तो होगा नहीं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला था, तो ये सारे डेवलपमेंट्स उस समय चल रहे थे। तो अब हुआ क्या कि यूएस के प्रेसिडेंट ने यूके को, विंस्टन चर्चिल को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना यह था कि इंडिया को आप अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, बस उसमें कंडीशन रखिए कि भाई इंडिया पूरा सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को, ताकि ये जो एलाइज फोर्सेज हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं और इंडिया पूरी तरीके से इनको सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर में, ताकि जर्मनी, इटली और जापान को इजीली हराया जा सके, क्योंकि इनको इस समय हराना काफी मुश्किल पड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो अर्ली 1940s में ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, लेकिन ब्रिटेन ने उनकी जो ओपिनियन थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, उनकी ओपिनियन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दी, ठीक है। तो ये उस समय ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। अब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्योंकि प्रेशर्स थे, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी वापस आ चुके थे और यहाँ पर इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही थी। 1947 में ब्रिटेन को देर सवेर इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ी, ठीक है। तो एक तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना यह है, उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट ने मतलब एक तरीके से इंडिया के फेवर में बात कही थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर बात करी थी, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ये जो एडिटोरियल में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इंडिया दस अपीयर्ड टू द यूएस वर्दी ऑफ रिप्लेसिंग चाइना इन मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नेमली सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 कौन जीता था, एलाइज जीते थे, तो ये 5 कंट्रीज थे वर्ल्ड वॉर 2 जो जीते थे,
तो अब क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 1945 में जीते थे, तो ये P5 परमानेंट 5 बने ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स बने जिनके पास वीटो पावर्स है। वीटो पावर का मतलब जो भी प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में काउंसिल में पास होगा 5-0 से पास होगा। अगर 4-1 होता है तो 4-1 का मतलब 4 फेवर में 1 अगेंस्ट, तो उस एक कंट्री का वीटो लग गया, वो प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। जो भी प्रपोजल होगा 5-0 से ही पास होना है, मेजॉरिटी वोटिंग का चक्कर ही, इसे बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, ये 5 यूएस, यूके, रशिया, चाइना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था। अब हुआ क्या कि 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ और चाइना में तख्ता पलट हो गया। और चाइना में तख्ता पलट हुआ, वहां पर माओ जेडोंग पावर में आए, माओ जेडोंग पावर में आया और कम्युनिस्ट रूल आ गया चाइना में 1949 के बाद। चियांग काई शेक थे जो रूल कर रहे थे चाइना में। ठीक है, तो कम्युनिस्ट रूल चाइना में आ गया। कम्युनिस्ट रूल का मतलब है सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी रूल, सोशलिस्ट पैटर्न पे चलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात होगी वहां पर। ठीक है, कोई इलेक्शन, नो इलेक्शन, नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सवाल ही नहीं, वहां कोई इलेक्शन अभी भी चाइना में नहीं होते, तो कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, सिंगल पार्टी रूल होगा, सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज पे जोर दिया जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, वेलफेयर पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, और कम्युनिस्ट रूल ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर लाखों लोगों को मारा गया जो भी प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, और अभी भी प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा जाता है चाइना में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर चाइना में कम्युनिस्ट रूल आया। तो यहां पर ऑथर का कहना यह है कि जब कम्युनिस्ट रूल आया तो उस समय प्रॉब्लम क्या हुई। देखिए, उस समय प्रॉब्लम हुई, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन होगा, यूएनएससी का, यूएनएससी का। देखिए, क्योंकि देखिए उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में, एक तो यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट रूल था, वहां भी यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री बना था 1917 में, जब व्लादिमीर लेनिन जो है वो पावर में आए थे। वहां पर तख्ता पलट हुआ था, खून खराबा करके पूरा तख्ता पलट हो गया था और कम्युनिस्ट रूल आ गया था 1917 में। फिर जोसेफ स्टालिन 1922 में आए। ठीक है, तो कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट कंट्री थी यूएसएसआर। अब इनका साथ देने के लिए एक तरीके से हम बोलेंगे 1949 में जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो दोनों की आइडियोलॉजी एक ही तरीके की थी। और यूएस किस तरीके की कंट्री थी, वहां पर लिबरल पॉलिसीज थी, वहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वहां पर ज्यादा था, जबकि यहाँ पर कम्युनिस्ट रूल में गवर्नमेंट कंपनीज ही डोमिनेट करती हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होती, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होता है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि वो जो परमानेंट 5 थे, P5, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 मेंबर थे। अब हुआ क्या कि चाइना में तख्ता पलट हो गया, चाइना की जो एक्चुअल गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और पीपल्स रिपब्लिक, पीआरसी आ गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट रूल आ गया मतलब। ठीक है, अब यूएस क्या चाहता था, यूएस चाहता था कि क्योंकि उस समय चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी 1949 से पहले, उसको हटाकर माओ जेडोंग पावर में आए थे 1949 में। तो यूएस जो सिक्योरिटी काउंसिल है चाहता था कि चाइना को हटाया जाए और इंडिया को रिप्लेस किया जाए। ठीक है, तो यूएस सपोर्ट करता था उस समय इंडिया को, क्योंकि एशिया में प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखिए, एशिया में अगर हम देखें रशिया या यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर चाइना एक ही आइडियोलॉजी थी और इंडिया को अपनी तरफ जोड़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट था। इन दोनों को काउंटर करना है तो इंडिया यूएस के साथ होना चाहिए। तो यूएस चाहता था कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ठीक है, ये यूएस की सोच थी उस समय। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो इंक्लिनेशन था वो यूएसएसआर की तरफ ज्यादा था। ठीक है, जैसे पंडित नेहरू, हमें पता है यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और रशिया, आज की डेट में देखें 1991 के बाद वो रशिया हो गया, तो रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। तो अब एशिया में जब 3 कंट्रीज एक साथ होंगी, यूएसएसआर, चाइना, इंडिया, तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा यूएस के लिए कि ये जो पाकिस्तान है
उसके ऊपर दाव खेलना। तो इस वजह से यूएसएसआर इंडिया, ये जो अमेरिका है वो इंडिया से दूर हुआ, क्योंकि इंडिया का खुद का इंक्लिनेशन यूएसएसआर की तरफ रहा था। ठीक है, तो हालांकि वो चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट थे जो आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और उसके अलावा ये भी हुआ था कि इंडिया ने, क्योंकि यूएस तो चाहता था इंडिया का यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने, लेकिन पंडित नेहरू ने यूएस के जो सजेशन था या उनकी जो कैंपेन थी उसको रिजेक्ट करा। और पंडित नेहरू का कहना था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना की कॉस्ट पे, मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि चाइना को हटाकर हम आए। ठीक है, तो उस समय पंडित नेहरू ने यूएस का जो ऑफर था कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो परमानेंट मेंबर बने, पंडित नेहरू ने रिजेक्ट करा था वो, और ऐसा कहा था कि हम चाइना को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम चाइना की कॉस्ट में नहीं आएंगे। और उल्टा पंडित नेहरू ने चाइना को, जो क्योंकि उस समय तख्ता पलट के बाद 1949 के बाद से चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, क्योंकि माओ जेडोंग वहां पर आ गए थे तो कम्युनिस्ट रूल था, यूएस ने यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने दिया। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन में 4 मेंबर रह गए थे 1949 के बाद से 71 तक। ये आपको एक समझना है इस डेवलपमेंट को। तो 1949 से 71 तक 4 ही मेंबर यूनाइटेड नेशन में एक तरीके से रह गए थे। ठीक है, और जो 5वीं कंट्री एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा था यूएस, जो ताइवान ने, जो चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी जो 1949 से पहले चाइना में रूल कर रहे थे, वो ताइवान भाग गए थे। जो अब ताइवान से क्लेम करते हैं हम असली चाइनीज हैं। ठीक है, जो हम एक्चुअल में चाइना को रूल कर रहे थे। तो चाइना के बदले इंडिया को यूएस ऐड करना चाह रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये सारे डेवलपमेंट थे, लेकिन इंडिया ने, पंडित नेहरू ने उल्टा मेंबर बनने के बजाय चाइना के फेवर में कैंपेन चलाई। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट उस समय हुए थे और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको रिलेशन समझ में आएंगे कि किस तरीके रिलेशंस में अप्स एंड डाउन हुए हैं इंडिया और यूएस के। अब देखिए 1953 में आपको ये भी समझना है कि 1953 में इंडिया स्टिल टू सोवियत यूनियन एंड चाइना एंड कोरियन वॉर। देखिए अब ये समझना है कि हुआ क्या 1950s, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि यहां पर जापानीज इस पूरे एरिया में, ये जो कोरियन एरिया है, कोरिया, इस पूरे के एरिया में जापान का रूल था। जापान, अब क्योंकि 1945 में जापान तो हार गया था वर्ल्ड वॉर, तो जापान हार गया तो ये डिसाइड हुआ, ये एक 38th पैरेलल बोलते हैं इसे, 38th पैरेलल। ठीक है, इसे 38th पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जापान तो यहां से चला गया। अब ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद रशिया और जो कम्युनिस्ट रूल है, रशिया और यूएस के बीच में इसको आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे यूएसएसआर जो था उसके कंट्रोल में आया और ये वाला पोर्शन यूएस के कंट्रोल में आया। तो ये जिसे हम अब आज की डेट में हम बोलते हैं साउथ कोरिया, और इसे हम बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। अब जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो डेट है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं 38 पैरेलल से डिवाइड किया गया, आधा यूएस के कंट्रोल में आया, आधा यूएसएसआर के कंट्रोल में आया। तो ये 1950 में था। देखिए 1950 में कोरियन वॉर, 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर स्टार्ट हुई। कोरियन वॉर में क्या हुआ, देखिए 1950 में कई बार वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के एरिया को कंट्रोल में करा, कई बार ये आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरीके से डेवलपमेंट, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि कब टाइम वाइज 1952 में ये वाला एरिया इधर की तरफ था, 1953 में नॉर्थ कोरिया के कब्जे में आया। तो वॉर चल रही थी लगातार, कभी किसी के कंट्रोल में एरिया आ रहा था, कभी किसी के कंट्रोल में एरिया आ रहा था। 1950 में एग्जैक्टली 38 पैरेलल में सब कुछ था, तो कोरियन वॉर चल रहा था। अब इंडिया का जो टिल्ट था, इंडिया किस तरफ था कोरियन वॉर में, देखिए यूएस जो था, यूएस किसको सपोर्ट कर रहा था, साउथ कोरियन पेनिनसुला को। अब इंडिया जो था वो यूएसएसआर के साथ, यूएसएसआर और चाइना का साथ दे रहा था। इंडिया जो है यूएसएसआर चाइना का साथ दे रहा था। तो अब जब इंडिया, यूएसएसआर, चाइना सब एशिया में एक तरफ हो जाएंगे तो यूएस के लिए जरूरी था पावर बैलेंस को बनाने के लिए
पाकिस्तान के ऊपर दाव खेला जाए। तो यही रीजन था कि यूएस जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया ताकि काउंटर कर सके इंडिया, यूएसएसआर और चाइना को। ठीक है, तो यूएस और पाकिस्तान के काफी अच्छे रिलेशंस हो गए थे और यूएस पूरा वेपन से, हथियारों से सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। और यही रीजन था पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ, इंडिया चाइना 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, चाहे हम 1999 की बात करें तो ये जो वॉर हुए हैं 1965 हो, 1971 हो और 1999 कारगिल वॉर हो, तो ये इस वजह से ही हुए थे क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान को मिला हुआ था। हमारा इंक्लिनेशन रशिया की तरफ बहुत ज्यादा था। तो आपको ये समझना है कि यूएस पाकिस्तान के ऊपर दाव क्यों खेल रहा था 1991 कारगिल वॉर के टाइम पर भी, क्योंकि उसे एशियन पावर को काउंटर बैलेंस करना था और हमारा इंक्लिनेशन रशिया और चाइना के साथ, रशिया के साथ खासकर बहुत ज्यादा रहा है। तो ये इन्होंने इस एडिटोरियल में बहुत अच्छी बातें बोली हैं जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा देखिए यूएस के साथ रिसेंटली हमारे जो रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई थी क्योंकि हमने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या होता है, देखिए ये मान लिया इंडिया, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, हम क्या करते हैं एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में एक पूरा सिस्टम क्या है यहां पर इंस्टॉल कर देते हैं। अब कोई भी इनकमिंग मिसाइल अगर पाकिस्तान की टेरिटरी से आएगी तो हमारा जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको रडार के थ्रू ट्रैक करेगा और यहां से एक ऑटोमेटिक मिसाइल आएगी और पाकिस्तान की एयर स्पेस में ही उस मिसाइल को नीचे गिरा देगी, तो वो मिसाइल इंडियन टेरिटरी में एंटर ही नहीं करेगी। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने किससे खरीदा है, रशिया से। और S-400 का मतलब यहां पर क्या है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, तो 400 किलोमीटर रेंज में ही वो इनकमिंग मिसाइल्स को ट्रैक कर लेगा एनिमी कंट्री से, चाहे वो चाइना से आती हो इनकमिंग मिसाइल्स, उनको वो ट्रैक करेगा S-400 सिस्टम। और हमारे यहां से ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा जो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन करेगा और एक मिसाइल निकलेगी और उस इनकमिंग मिसाइल को हवा में ही, एनिमी एयर स्पेस में ही गिरा देगी। तो यूएस ये चाहता था क्योंकि हमारा रशिया के साथ ये डील फाइनल हुई है S-400 जो कि 2020 के एंड में इंडिया को डिलीवर हो जाएगा S-400। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या थी, यूएस जो है ये कैंपेन कर रहा था कि इंडिया उसे थार्ड खरीदे। थार्ड भी क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यूएस का, जो कि यूएस ने साउथ कोरिया में इंस्टॉल किए हुए हैं। यूएस ने साउथ कोरिया में इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, तो साउथ कोरिया जैसे कि हमने हिस्ट्री से समझे 1950s में आजादी के बाद से साउथ कोरिया में यूएस का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रहा है। तो साउथ कोरिया में लिबरल पॉलिसी और काफी ज्यादा रही है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा रहा है, इस वजह से साउथ कोरिया काफी आगे निकल गया यूएस की हेल्प से और नॉर्थ कोरिया काफी पीछे रह गया अगर हम देखें डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के मामले में। और नॉर्थ कोरिया में अभी भी अगर हम देखें तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यूएस चाहता था उसका थार्ड हम उससे खरीदे। थार्ड भी क्या है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को गिराता है, काफी एडवांस सिस्टम है और साउथ कोरिया में इंस्टॉल किए हुए हैं नॉर्थ कोरिया से जो भी पॉसिबल अटैक हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने थार्ड को रिजेक्ट करा। और एक इजराइल का भी है एरो, आपको ये पता होना चाहिए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस किस के हैं। एक एरो है इजराइल का, थार्ड है यूएस का और S-400 है रशिया। और हमारा S-400 रशिया से फाइनलाइज हुआ है। ठीक है, तो हमारे थोड़े रिलेशंस हालांकि खराब हुए थे। S-400 जो डिफेंस सिस्टम हम रशिया से खरीदा था, यूएस में कुछ लोग नाराज हुए थे कि हमसे नहीं खरीदा। ठीक है, उसके अलावा रिलेशंस हमारे इस वजह से भी थोड़ा गड़बड़ हुए थे यूएस से, क्योंकि अमेरिका ने रिक्वेस्ट करी थी कि अफगानिस्तान में, क्योंकि देखिए 2001 थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको। देखिए अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। देखिए 2019 पहले समझ लेते हैं, 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहा। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब अटैक हुआ यूएस में 2001 में, तो उसामा बिन लादेन जो अल कायदा के चीफ थे, तो अल कायदा को सेफ हेवन दिया जा रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में, इन एरियाज में, यहाँ पर क्वेटा पाकिस्तान ये वाले इन एरियाज में दिया जा रहा था। तो यूएस को समझ आया कि अल कायदा को तो अब खत्म करना है और उसके लिए जरूरी है कि जो तालिबान का रूल था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो यूएस ने 2001 में तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा।
ठीक है, और तालिबान को गद्दी से हटा दिया एक तरीके से। तो सिविलियन रूल आ गया वहां पर, सिविलियन गवर्नमेंट आ गई, तालिबान को हटा दिया गया, सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के लगभग 54% एरिया में तालिबान के कंट्रोल में है और 46% एरिया में सिविलियन कंट्रोल है। तो दोनों के बीच में एक तरीके की वॉर, सिविल वॉर टाइप की चल रही है। और यूएस क्या कर रहा है, सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वहां पर यूएस की फोर्सेज हैं अफगानिस्तान में। आपको थोड़ा सा ये समझना है, यूएस की फोर्सेज अफगानिस्तान में। अब यूएस चाहता है, उसकी फोर्सेज बहुत लंबे टाइम से इन्वॉल्व हैं, 2001 के बाद से अफगानिस्तान में। यूएस चाहता है उसकी फोर्सेज अफगानिस्तान से वापस चली जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, अगर यूएस की फोर्सेज अफगानिस्तान से वापस जाएंगी तो सिविलियन गवर्नमेंट वीक हो जाएगी और तालिबान दोबारा से पावर में आ जाएगा। तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर स्ट्रांग हो जाएंगी अफगानिस्तान में, जो यूएस नहीं चाहता। तो यूएस इंडिया से हेल्प चाहता है कि इंडियन फोर्सेस भी यूएस की हेल्प के लिए यहाँ पर आए, ताकि यूएस की फोर्सेस को के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो और यूएस की कुछ फोर्सेस यूएस वापस चली जाएं। लेकिन हमने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में फिलहाल नहीं भेजी है। हालांकि हम अफगानिस्तान को के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो उस वजह से भी यूएस जो है थोड़ा नाराज चल रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना यह है कि इंडो यूएस रिलेशन जो है गिव एंड टेक है, मतलब हमें भी कुछ देना पड़ेगा तभी बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, एक तो हमें यूएस के हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, हमें यूएस की फोर्सेस नहीं चाहिए कि जो कि चाइना के साथ हमारी तरफ से लड़े। हमारी फोर्सेस चाइना से निपटने के लिए सफिशिएंट है, बस हमें चाहिए एडवांस्ड वेपन जो यूएस से मिल जाए, ताकि हम चाइना को इजीली सबक सिखा सकते हैं। तो एक तो मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट वगैरह यूएस से चाहिए। उसके अलावा यूएस चाहता है कि इंडिया अफगानिस्तान में यूएस को हेल्प करे, तो इंडिया को भी अपनी 2 डिवीजन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए, ताकि यूएस के ट्रूप्स भी थोड़ा रिलीव्ड हो सके, अफगानिस्तान से निकल सके। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। एक तो हमें एडवांस्ड मिलिट्री वेपन चाहिए यूएस से, उसके बदले में हमें यूएस की बात सुननी चाहिए और अपने 2 डिविजन्स को अफगानिस्तान में भेजना चाहिए यूएस की हेल्प के लिए, ताकि सिविलियन गवर्नमेंट की हेल्प हो सके, तालिबान वहां पर ज्यादा स्ट्रांग ना हो सके। तो ये एक डेवलपमेंट है जो आपको समझना है। उसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि इंडिया को सपोर्ट चाहिए यूएस का भी और इजराइल का भी, क्योंकि यूएस और इजराइल साइबर वॉरफेयर में बहुत एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। सैटेलाइट मैपिंग के लिए इजराइल और यूएस हमें हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, तो बहुत इजीली हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, यूएस काफी एडवांस है, तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इजीली काउंटर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान के आईएसआई को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है यूएस और इजराइल। ठीक है, तो इसलिए हमें यूएस का सपोर्ट चाहिए, हमें उनकी फोर्सेस नहीं चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी वो हमें चाहिए। साइबर वॉरफेयर में उनकी हेल्प चाहिए, सैटेलाइट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी हेल्प चाहिए। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जिसके लिए हमें यूएस के सपोर्ट की जरूरत है। उसके अलावा देखिए इंडिया को क्या करना चाहिए, यूएस की हेल्प चाहिए, ताकि हम इंडियन ओशियन में, यहां पर देखिए ये इंडिया है, ये इंडियन ओशियन है, ये चाइना है, ये पूरा एशिया है, ये अफ्रीका है, और यहां पर देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो हमें क्या करना है, यूएस की हेल्प से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड जबरदस्त तरीके से डेवलप कर लेना है और पूरा नेवल और एयरफोर्स बेस बनाना है, जिसको हम यूएस के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इंडोनेशिया और जापान के साथ भी शेयर कर सके। उससे फायदा क्या होगा, इंडियन ओशियन के ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा, अगर नेवल बेस या एयरफोर्स बेस अंडमान निकोबार में है। क्योंकि एक तो चाइना जो ट्रेड है इस रास्ते करता है, अफ्रीका या यूरोप की कंट्रीज यहां से आके फिर ये रेड कैनाल, स्वेज कैनाल, रेड सी या स्वेज कैनाल के थ्रू यूरोप में भी ट्रेड होता है। तो अगर पूरा यहाँ पर हमारा कंट्रोल होगा, मिलिट्री बेस होगा, तो हम पूरा ब्लॉक कर सकते हैं चाइना के ट्रेड को। ठीक है, तो जो भी सी रूट के थ्रू ट्रेड होता है पूरा हमारा कंट्रोल होगा इंडियन ओशियन के ऊपर। इसलिए जरूरी है कि हमें अंडमान निकोबार को जबरदस्त तरीके से डेवलप करना है यूएस की हेल्प से, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो इंटरनेशनल रिलेशंस, इस एडिटोरियल से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। थोड़ा सर्च भी करिए, गूगल सर्च करिए, कई चीजें आपको समझने को मिलेंगी। उसके अलावा देखिए इंडिया को, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि थोरियम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, थोरियम यूटिलाइजेशन कहां होता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में देखिए 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया।
ठीक है। 7 जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, 7 ऑपरेशनल है, 7 ऑपरेशनल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो उसमें हमारा एक तो यूरेनियम यूज होता है और थोरियम यूज होता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस। तो पहले फेज में तो हम यूरेनियम ही यूज करते हैं, और सेकंड और थर्ड फेज में थोरियम यूज होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें यूरेनियम थोरियम भी यूज होता है, और हमें थोरियम का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से कैसे करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि यूएस से हमें हेल्प मिल सके। उसके अलावा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और डीसैलिनेशन मतलब समुद्र के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाए, उसमें से जो सैलिनिटी है उसकी रिड्यूस किया जाए और फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाए। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर वो किस तरीके से करना है, वो इजराइल से यूएस से हमें हेल्प मिले, ताकि कहीं भी वाटर की ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स ना रहे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की भी बात करनी है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। जबकि यूरेनियम थोरियम में न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है। फिजन का मतलब है बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और फ्यूजन में क्या होता है? बड़ा छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये फर्क है, ठीक है। तो फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी जनरेट होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए भी किस तरीके से यूज हो सकता है, तो ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि हमें वॉलमार्ट की जरूरत नहीं है या यूएस यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है। हमें थोरियम यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, डीसैलिनेशन, हाइड्रोजन सेल, इन सारी चीजों की जरूरत है जो कि यूएस से हमें मिल सकती है इजीली। उसके अलावा देखिए यहां पर क्या बताने की कोशिश करी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। देखिए ताइवान में हमने डिस्कस करा था कि 1949 में जब तख्ता पलट हुआ था चाइना में, चाइनीज रिवॉल्यूशन, तो यहां पर माओ जेडोंग जो है रूल कर रहे थे, माओ जेडोंग, और यहां से चियांग काई शेक की गवर्नमेंट भागकर ये ताइवान में चले गए थे, ठीक है। तो अब यहां से ताइवान को यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता। 1971 के बाद जो है, क्योंकि हमने पता है 1949 से, अभी हमने डिस्कस भी करा था 1971 तक जो मेन चाइना है इसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं करा, और 1971 के बाद यूएस चाइना रिलेशंस थोड़ा सा इंप्रूव हुए और यूएस ने चाइना को रिकॉग्नाइज करा एज अ यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर। हालांकि इंडिया के लिए बहुत कोशिश करी कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए चाइना के बदले, लेकिन पंडित नेहरू ने चाइना के फेवर में ही कैंपेन करी, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। अब चाइना और ताइवान के बीच में अच्छे रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि जिनका तख्ता पलट करके चाइना में माओ जेडोंग पावर में आए थे वो लोग ताइवान भाग गए थे, ठीक है। उसके अलावा हांगकांग में भी हमने डिस्कस करा था कि 1997 तक ये यूके की कॉलोनीज थी, और 1997 में हांगकांग यूके को छोड़ के चला गया था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना के साथ जिसमें वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री और टू सिस्टम, मतलब हांगकांग चाइना का पार्ट बना 1987, उससे पहले यूके के अंडर था। तो वन कंट्री और टू सिस्टम, टू सिस्टम का मतलब है मेनलैंड चाइना के लिए अलग सिस्टम होगा और हांगकांग के लिए अलग सिस्टम होगा। और हमें पता है एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है जिसमें हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके, पहले हांगकांग में क्या था, कोई भी क्राइम करता था हांगकांग में ही उसके ऊपर केस चलता था, हांगकांग की जेल में ही बंद होता था। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी लॉ में मेनलैंड चाइना में उसे अरेस्ट करके ले जाया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाया जा सकता है। तो अब मेनलैंड चाइना का इंटरफेरेंस भी हांगकांग में बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से वहां पर प्रोटेस्ट भी चल रही है, वहां पर डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि चाइना में इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है। तो अब बात यह है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो क्या हमें ताइवान, और क्योंकि चाइना का दुश्मन एक तरीके से ताइवान है, ठीक है, तो क्या दुश्मन का दुश्मन हम दोस्त बना लें ताइवान को, या हांगकांग में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है हम तो हांगकांग को सपोर्ट करें या चाइना को सपोर्ट करें। तो वैसे तो एक बार देखने के लिए लगता है कि चाइना को बुली करने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है कि हम ताइवान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करें और हांगकांग के कॉज को सपोर्ट करें, ठीक है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि हमें ताइवान या यूएस फोर्सेस, ताइवान या हांगकांग में इंटरफेयर नहीं करना, यूएस को अलाउ नहीं करना कि तिब्बत इशू, क्योंकि तिब्बत इशू इंडिया चाइना के बीच में भी एक कंट्रोवर्सी रही है। तिब्बत को चाइना ने एनेक्स करा था 1950s में, ठीक है। तो हमें यूएस का अलाउ नहीं करना कि यूएस की फोर्सेस या ट्रूप्स
तिब्बत में एंटर करे या इन्वॉल्व हो हांगकांग और ताइवान में। हमें इन सारे इश्यूज से दूर रहना है, क्योंकि चाइना में कभी भी अगर तख्ता पलट हुआ या वहां पर लीडर का चेंज हुआ कभी भी, तो वहां पर आइडियोलॉजी पूरी बदल जाएगी और इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो उस केस में अगर हम पास में ताइवान के साथ इस तरीके से अभी कुछ करते हैं, रिलेशंस इंप्रूव करते हैं, तो फ्यूचर में चाइना में लीडरशिप चेंज होने पर हमारे रिलेशंस हमेशा के लिए चाइना से खराब हो सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि फ्यूचर विजन ये कहता है चाइना में वेट करो, चाइना में जब तख्ता पलट होगा, नई लीडरशिप आएगी, तब हमारे रिलेशंस जरूर इंप्रूव होंगे, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। इसलिए हमें ताइवान और हांगकांग वाले इश्यू से दूर रहना है, ठीक है। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि माओ जेडोंग 1949 से 76 तक रहे, 1976 में उनकी डेथ हो गई थी माओ जेडोंग की, और उसके बाद से एक न्यू लीडर बॉर्न पे माओ जेडोंग ने जिनको नेक्स्ट वहां पर लीडर घोषित किया था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और जो डेंग जियाओपिंग उस समय पावर में है, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। और 1980s के बाद उन्होंने, क्योंकि 1980 से पहले चाइना बिल्कुल क्लोज्ड टाइप की इकोनॉमी थी, 1980s के बाद उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा, एक तरीके से ओपन इकोनॉमी बनाई, ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ 1980s के बाद चाइना में, और चाइना बहुत तेजी से वर्ल्ड मैप में आगे की तरफ बढ़ता चला गया, उनकी इकोनॉमी इंक्रीज होती चली गई। तो ये ही सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। जैसे हम देखते हैं 1980 में लीडरशिप चेंज होने की वजह से चाइना की बिल्कुल सोच ही बदल गई। तो 1980 से पहले काफी क्लोज्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी ज्यादा ओपन करा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना रिलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा इससे, और इंडिया यूएस रिलेशन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा एडिटोरियल था, इसका आप रिवीजन करना, खुद से रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, आपको इंडिया चाइना रिलेशन भी समझ में आएगा, इंडिया यूएस रिलेशन भी समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट। मैं सारे के सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के लेता हूं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें, मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं, उससे मुझे आइडिया होगा कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी डेफिसिट में आते हैं। देखिए ये जो है कोझिकोड या केरला, ठीक है, कोझिकोड एयर क्रैश जो हुआ है या केरला में, ठीक है, तो ये आपको समझना है वहां पर हुआ कैसे ये क्रैश। देखिए टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे का मतलब है, इसको समझ लेते हैं, यहां पर एक बड़ी पहाड़ी को काट कर प्लेन बनाया गया है, टेबल टॉप रनवे। और यहां पर क्या है कि जब फ्लाइट लैंड करती है तो होगा क्या कि लैंड करके अगर रनवे से आगे जाएगी तो यहां पर ये खाई है, क्लिफ है, तो वो सीधे खाई में गिर जाएगा। तो अभी क्या हुआ, वैसे टेबल टॉप रनवे कालीकट या कोझिकोड एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी उसे कालीकट बोला जाएगा, कोझिकोड कहा जाएगा, ऑफिशियली उसे कोझिकोड कहा जाता है, ठीक है, लोकली कालीकट कहा जाता है। तो वहां पर जो एयरपोर्ट है, वहां पर बारिश होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से रनवे का आइडिया नहीं हो पाया पायलट को, और वो क्या है, वो सीधे आगे जाके क्लिफ में 35 फुट गहरी खाई में गिरा और टुकड़े हो गए उसके। तो 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, ये न्यूज में रहा, तो काफी दुख भरी घटना थी, ठीक है। तो अब आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि टेबल टॉप रनवे क्या है। टेबल टॉप रनवे का मतलब होता है पहाड़ी को काट कर बनाया गया रनवे। ये बेसिकली बनाया जाता है ताकि एक सीनिक ब्यूटी लोगों को लगे कि अरे कितना प्यारा एयरपोर्ट है, पहाड़ी के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत ज्यादा रहता है, बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए पायलट के लिए कि वहां पर उतारा जाए, थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर हुआ तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो ये टेबल टॉप रनवे है, आपको आइडिया हो गया होगा, ये क्लिफ है, ठीक है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है टेबल टॉप रनवे की, जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय चॉपिंग ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। लैंडिंग ऑन टेबल टॉप रनवे रिक्वायर्स अ प्रिसिजन अप्रोच विद लिटिल टू नो रूम फॉर एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए पायलट के लिए। और ये वंदे भारत प्लान था। वंदे भारत का मतलब है जो कोविड-19 की वजह से इंडियंस अलग अलग कंट्रीज में फंस चुके हैं, उनको एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लेकर आना है। तो ये दुबई से फ्लाइट आ रही थी, दुबई से कालीकट में, ठीक है, दुबई से कालीकट की फ्लाइट थी। एग्जाम में आ सकता है कि फ्लाइट कहां से आ रही थी या किस जगह में लैंड होनी थी, कालीकट या कोझिकोड, एग्जाम में आ सकता है। टेबल टॉप रनवे क्या है ये एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो फ्लाइट दुबई से कालीकट आ रही थी। वंदे भारत जो फ्लाइट थी ये वो थी, कोविड-19 की वजह से जो इंडियन अलग अलग कंट्रीज में फंस चुके हैं उनको वापस लेकर आ रहे थे।
तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। उसके अलावा ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक विद पॉपुलर इमेजिनेशन, ये न्यूक्लियर रिस्क के ऊपर है। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर रिस्क के ऊपर क्यों है एडिटोरियल, क्योंकि बेसिकली यहां पर बात हो रही है एक तो 6 अगस्त और 9 अगस्त की। 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। यूएस ने गिराया था न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, जापान के ऊपर, जापान, यूएस ने गिराए थे। वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद एंड हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 जब यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, उसके बाद जापान के किंग हिरोहितो थे, उन्होंने बोला था वी सरेंडर, ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि अराउंड 2 लाख लोग लिटरली उसमें पिघल गए थे, तुरंत इंस्टेंट डेथ हुई थी 2 लाख लोगों की। हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ये अलग अलग एग्जाम में है और अभी भी आगे भी एग्जाम में आ सकता है। बॉम्ब का नाम था यूरेनियम बॉम्ब था, यूरेनियम बॉम्ब था, जो कि 80% इनरिच्ड यूरेनियम था। और फैट मैन, दूसरे बॉम्ब का नाम था फैट मैन, लिटिल बॉय फैट मैन, जो कि नागासाकी में गिरा था, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहा है ऑथर कि न्यूक्लियर अनसर्टेनिटी है, कोई भी कंट्री किसी के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस ने ही बनाया था 1945 में। 16 जुलाई को पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1945 में, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट यूएस में, पहला न्यूक्लियर टेस्ट। और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कौन सी हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन कंट्री एक तो परमानेंट 5, यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट 5 मेंबर है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 मेंबर। फिर अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये 9 कंट्रीज हैं न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। अगर वॉर होता है तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे के ऊपर कर सकती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये इंडिया की पॉलिसी है। बाकी कंट्रीज की पॉलिसी ऐसा नहीं है कि नो फर्स्ट यूज हो, वो पहले भी यूज कर सकते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज करा तो डेफिनेटली हमारे श्योर न्यूक्लियर वेपन जाएगा, ठीक है, लेकिन हम पहले नहीं अटैक करेंगे न्यूक्लियर अटैक, ये हमारी पॉलिसी रही है। तो ये कुछ जो फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा बैलेंसिंग प्रायोरिटीज एक एडिटोरियल आया है, बेसिकली इसमें लैंडस्लाइड्स को लेकर है। तो नेशनल, आपको ये पता होना चाहिए एनएलएसएम क्या है, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। तो इसमें पूरा मैपिंग करी है कि कहां कहां पर लैंडस्लाइड्स के चांसेस हैं ज्यादा। एक तो वेस्टर्न घाट्स में हैं बहुत सारे एरियाज ऐसे जहां पर लैंडस्लाइड हो सकती है बारिश की वजह। लैंडस्लाइड का मतलब है ज्यादा बारिश होती है पहाड़ों में, पूरी पहाड़ी या मिट्टी टीला पूरा दरक जाता है और नीचे अगर किसी के घर बने होते हैं तो घरों के ऊपर आ जाता है मिट्टी वगैरह, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ है, उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुई है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड की वजह से पूरी मिट्टी, कई टन मिट्टी या पहाड़ी पूरी दरक जाती है और बहुत सारे घर दब जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी लैंडस्लाइड होती है, जम्मू कश्मीर में भी जब भी ज्यादा बारिश होती है, उत्तराखंड में भी। तो ये सारी की सारी चीजें एनएलएसएम ने की हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट ये है यहां पर, क्योंकि बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए हमारी प्रायोरिटी अगर डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट कब होगा, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो होगा क्या, उससे इन्वायरमेंट डैमेज होगा, इन्वायरमेंट डैमेज होगा। तो डेवलपमेंट अगर ज्यादा होगा तो इन्वायरमेंट डैमेज होगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो डेवलपमेंट कम होगा। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के ऊपर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर ऑथर यही कहना चाह रहा है कि डेवलपमेंट गोल्स इस तरीके से होने चाहिए कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, पहाड़ी में पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं,
ठीक है, और अनप्लान्ड डेवलपमेंट होने की वजह से कई बार लैंडस्लाइड भी हो रही है। तो उन सारी चीजों को प्लान उसी हिसाब से करना है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बस आपको ये थोड़ा समझना है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। उसके अलावा एनालिसिस, उसके अलावा इंडस वाटर टॉक्स जो पैंडेमिक के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुई थी, उसको लेकर वो मीटिंग करना चाह रहा है। और वो कह रहे हैं कि अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर में मीटिंग की जाए इंडिया पाकिस्तान। और इंडिया का कहना है कि भाई वर्चुअल मीटिंग की जाए, ऑनलाइन मीटिंग की जाए, और इस पेंडेमिक के टाइम पे बॉर्डर तक ट्रैवल करने जाएं तो वो सेफ नहीं है, तो बेटर है कि वर्चुअल मीटिंग। लेकिन पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड डिस्कस करना है और हम आमने सामने मीटिंग करेंगे अटारी वाघा बॉर्डर में, ठीक है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन इंडिया ने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी हमारी 1960 में, देखिए इंडस वाटर में पहले समझ लेते हैं 6 नदियां हैं। एक तो इंडस रिवर है मेन, झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलज है। तो मैप से समझ लेते हैं पहले, फिर दोबारा इसमें आएंगे। ओके, मैप इसमें नहीं है तो इसमें समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, एक तो ऊपर हमारी इंडस रिवर है, झेलम रिवर है, ये हमारी वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मैप में आप समझ सकते हैं ईस्ट की, और ईस्ट की तरफ रावी, ब्यास और सतलज है, ये ईस्ट में है रिवर जम्मू कश्मीर में। अब ये पूरा इंडस वैली सिस्टम है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं। आपको ये समझना है कि जम्मू कश्मीर जो है, अगर हम देखें कश्मीर अगर है और ये पाकिस्तान है और ये JNK है, थोड़ा समझा देता हूं मैं आपसे ही। ये हाई हिल एरिया है जम्मू कश्मीर, हाई हिल एरिया से रिवर जो है पाकिस्तान में लो लाइंग एरिया में एंटर करती हैं। तो जम्मू कश्मीर ऊंचाई में है, पाकिस्तान नीचे ढलान में है, तो नदियां हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। तो अब बात यह है, वहां पर कंट्रोवर्सी रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो अगर हम रिवर्स को वहां पर एक्सप्लॉइट करेंगे तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी, तो वहां पर इरिगेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और पाकिस्तान में वाटर की शॉर्टेज भी रही है। तो एक यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस से ये डिसाइड हुआ, जो इंडस वाटर रिवर है, 6 नदियां हैं, तो ये जो वेस्ट की नदियां हैं, वेस्ट की नदियों में इंडस रिवर, झेलम रिवर, ये पाकिस्तान की कंट्रोल में जाएंगी, और रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया के कंट्रोल में जाएंगी। तो ये एक डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो 1960 की ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की। एग्जाम में एक तो ये आ सकता है 1960 की ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें देखिए ईस्टर्न रिवर एलोकेट भी इंडिया के एक्सक्लूसिव यूज के लिए, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे इरिगेशन कैनाल बनाए, ठीक है, इरिगेशन करें उस पानी से, या जो भी प्रोजेक्ट्स हों हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो वो डेवलप कर सकते हैं। और वेस्टर्न रिवर जो इंडस, झेलम और चिनाब रिवर है, ये पाकिस्तान को एलोकेट भी पाकिस्तान के यूज में हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये भी हुआ कि हम इसमें कैनाल वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन हम इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम वगैरह डेवलप कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो हम इंडस रिवर में, झेलम रिवर में और चिनाब रिवर में डैम बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रीटी में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें ये डिस्कस हुआ कि इंडिया 20% वाटर इसमें यूज कर सकता है और पाकिस्तान 80% वाटर यूज कर सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंटली हम 20% से भी कम वाटर इस सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको 20% तक लेके जा सकते हैं। और जब से हमारा मोदी जी आए हैं उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जैसा हमने देखा, बीच में रिलेशंस काफी खराब हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो हमने क्या करा, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जम्मू कश्मीर में वो काफी इंक्रीज करें और डैम वगैरह वो फास्ट ट्रैक करें। बहुत सारे फास्ट ट्रैक करने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि हम 20% तो यूज करते ही नहीं, ज्यादा पानी पाकिस्तान में चला जाता है, तो हमारा जो यूसेज का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, तो इसलिए वो मीटिंग करना चाह रहे हैं। और कई बार इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान गया है, जब भी हमने डैम बनाने की कोशिश करी है इंडस रिवर में, झेलम रिवर में या चिनाब में, झेलम या चिनाब में, तो झेलम चिनाब में हमारे काफी हमने डैम्स वगैरह बनाए हैं। पाकिस्तान हमेशा से ऑब्जेक्शन करता है डैम बनाने को लेकर कि हमारे यहाँ पानी कम हो रहा है इनके डैम बनाने की वजह से, ठीक है, या कभी डैम टूटा तो बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तान में। ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी है और वाटर से रिलेटेड भी कंसर्न्स है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। इंडस वाटर ट्रीटी
जम्मू कश्मीर किस लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान इसलिए चाहता है जम्मू कश्मीर उसके कब्जे में है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को ताकि वो ठीक से यूटिलाइज कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च करी है। 1 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने कहा है, 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में, जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग जो है उसके लिए पूरा प्लांट बनाएंगे रूरल एरिया में। फूड प्रोसेसिंग के अलावा इसमें हमारे पास स्टोरेज के लिए भी फैसिलिटीज होगी, क्योंकि रूरल एरिया में प्रॉब्लम क्या होती है स्टोरेज की। अगर हम देखें फल और सब्जियां बहुत जल्दी खराब होते हैं, 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो गांव के लोगों के लिए जरूरी होता है कि स्टोरेज ठीक तरह कोल्ड स्टोरेज होता है, फ्रिज होता है, तो बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज होगा जहां पर किसान अपना डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, फल सब्जियां वगैरह रख सकते हैं या टमाटर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो और अच्छे दामों में वो बार्गेनिंग अच्छे से कर सकें। अब क्योंकि अगर एग्जाम्पल है किसान के पास टमाटर है और एक सेलर आया खरीदने के लिए कि टमाटर, और किसान चाहता है उसे 15 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिले और सेलर बोलता है कि नहीं मैं तो 5 ही रुपए दूंगा, और बात नहीं बनी, सेलर चला गया, तो किसान को ये डर रहता है कि उसके टमाटर खराब हो जाएंगे कल तक, सेलर अगर नहीं मिला तो उसे सस्ते में बेचना पड़ता है। लेकिन अगर उसके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, सरकार प्रोवाइड करे कोल्ड स्टोरेज, उसे पता है टमाटर 4-5 दिन कोल्ड स्टोरेज में चल जाएंगे इजीली, तो बार्गेनिंग की पावर मिलेगी, उससे अच्छा पैसा मिल सकता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग वगैरह, फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस करके पैकेजिंग करके बेचकर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी लॉन्च करी है। उसके अलावा 8.5 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान में 17,000 करोड़ रिलीज करें। तो आपको समझना है 8.5 करोड़ फार्मर्स को 2-2 हजार 8.5 करोड़ 2-2 हजार रुपए रिलीज करें। 2-2 हजार 8.5 करोड़ में 2-2 हजार की मल्टीप्लाई करके 17,000 करोड़ बन जाता है, ठीक है। अब ये 2-2 हजार क्या है, पीएम किसान क्या है? देखिए पीएम किसान में प्रधानमंत्री साल में एक बार, साल में ओवरऑल पूरा टोटल 6,000 जो है इनकम सपोर्ट देगा किसान सम्मान निधि में किसानों को। तो जो भी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, तो टारगेट ये था 12 करोड़, अभी 8.5 करोड़ किसानों को ही दिया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और भी किसानों का, तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा 6,000 रुपए का साल में एक बार किसानों को। लेकिन ये 6,000 2-2 हजार करके दिए जाएंगे, 2-2 हजार 4-4 महीने में, 4 मंथ्स, हर 4 महीने में। तो 4-4 महीने साल में 2-2 हजार करके हर 4 महीने में दिए जाएंगे और डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा किसानों के। तो वही बोल रहे हैं जो 2,000 है, 8.5 करोड़ किसानों को 2,000 की मल्टीप्लाई करें तो 17,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं किसानों को मोदी जी ने पीएम किसान योजना में। ये आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कब से हुआ है। ये पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2018 से। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो पहली इंस्टॉलमेंट दी थी तब। और ये ऐसा भी कहा जाता है मोदी जी ने इसलिए लॉन्च करी क्योंकि 2019 का लोकसभा इलेक्शन था और ताकि किसानों का वोट भी मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रधानमंत्री किसान योजना से रिलेटेड पता होनी चाहिए। उसके अलावा लोया जिरगा न्यूज में रहा था, कल भी हमने डिस्कस करा था। ये अफगानिस्तान की बहुत बड़ी बॉडी है जहां पर पूरे अफगानिस्तान से बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स आते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, अलग अलग कास्ट क्रीड से रिलेटेड लोग आते हैं, जो वहां पर पूरी मीटिंग होती है और डिसाइड होता है। इसका असर जो भी मीटिंग में डिसाइड होता है उसका असर सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वहां पर लगभग 400 जो थे तालिबानी फाइटर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, अफगानिस्तान में तालिबान और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं और 400 तालिबान फाइटर्स जो हैं जेल में हैं। तालिबान, ये अफगानिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की जेल में। तो डिमांड हो रही थी उनको, तालिबान जो लीड फाइटर्स थे उनको छोड़ा जाए क्योंकि उनके मर्डर के चार्जेस भी हैं, बहुत ग्रेव कंसर्न है और डेथ सेंटेंसेस भी मिली हुई हैं, तो उनको छोड़ने की बात हो रही थी। तो लोया जिरगा ने अप्रूव करा कि उन 400 को छोड़ दिया जाए, हालांकि सिविलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, ठीक है। तो ये एक वहां पर अभी रोज चल रही है कि अब क्या होता है, देखते हैं सिविलियन गवर्नमेंट इनको छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोया जिरगा क्या है, एग्जाम में आएगा लोया जिरगा क्या है, और थोड़ा वहां की पॉलिटिक्स सिविल वॉर टाइप की हमें पता होनी चाहिए अफगानिस्तान की, जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी। तो लोया जिरगा हाईएस्ट वहां की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन एक मीटिंग होती है तो वहां की पार्लियामेंट नहीं है लोया जिरगा,
ठीक है, आपको ये समझना, बस मीटिंग होती है, सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे देश के लीडर्स, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है, ठीक है। उसकी पूरी लोहिया जिरगा की ये डेफिनेशन है, मास नेशनल गैदरिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस एथनिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन अफगानिस्तान, सेंचुरीज ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी है, नेशनल क्राइसिस और या नेशनल इश्यूज में ही आती है। उसके अलावा अभी हमने ताइवान को डिस्कस करा था कि 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से चियांग काइशेक, अगर हम बोले काइशेक जो है ताइवान शिफ्ट हो गए थे, और चाइना और ताइवान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। और हमने ये भी डिस्कस करा था 1971 के बाद से चाइना को रिकॉग्नाइज करा था यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर, यूएस ने भी, और उसके बाद से यूएस ने ताइवान के साथ रिलेशंस अपने इतने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे थे, खासकर 1979 के बाद से। अब यूएस चाइना के बीच में रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो यूएस क्या कर रहा है, ताइवान की तरफ एक तरीके से चाइना को वार्निंग दे रहा है और ताइवान को रिकॉग्नाइज करने की या रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस के जो हेल्थ सेक्रेटरी की विजिट थी ताइवान, तो चाइना ने ऑब्जेक्शन करा है उसको लेकर कि भाई ये क्या है, ठीक है, क्योंकि ताइवान को यूनाइटेड नेशन एज अ कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा महिंदा राजापक्षे प्राइम मिनिस्टर बने श्रीलंका के, और उनके भाई गोटाबाया राजापक्षे वहां के प्रेसिडेंट 2019 में बन गए थे। ये एक न्यूज थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट श्रीलंका में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब प्रेसिडेंट के पास भी वहां पर पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होती है। जैसे इंडिया में केवल प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, यूएस में प्रेसिडेंट के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आज का लास्ट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डिस्कस करेंगे। ये 2005 में पास हुआ था, इंपॉर्टेंट ये है, और ये करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए किया गया था। देखिए होता क्या था, अगर कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, वो अगर 10 कंप्यूटर्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल उसने टेंडर प्रोसेस किया और 10 कंप्यूटर्स 60,000 पर कंप्यूटर खरीदे 6 लाख में। अब उसने 60,000 जो डिपार्टमेंट है 60,000 में एक कंप्यूटर खरीदा, वो तो फाइलों में, पब्लिक को तो वो इंफॉर्मेशन है नहीं, जबकि एक्चुअल मार्केट रेट उसके मान लिया 50,000 थे। तो बीच में ब्राइबिंग या कमीशन वगैरह कुछ चला होगा, और मार्केट में वो 50,000 का, और 60,000 में स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट खरीद रहा है अगर, तो करप्शन होता था। तो पब्लिक को ये सारी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं थी कि एक्चुअल में 60,000 में खरीदेगी नहीं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पब्लिक एक्सेस कर नहीं सकती। तो आरटीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपने ये कंप्यूटर्स कितने के खरीदे। उससे क्या होगा, जब आरटीआई एक्ट, क्योंकि लीगली बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट को 30 दिन के 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा जो 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देगा, और पता चल जाएगा 50,000 60,000 के पर पीस कंप्यूटर खरीदे, तो वो इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है कि मार्केट रेट उस कंप्यूटर के थे 50,000 और डिपार्टमेंट ने 60,000 में खरीदे, तो करप्शन हुआ है, तो करप्शन का केस चलेगा फिर उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। इससे आरटीआई के आने से क्या हुआ कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी टेंडर प्रोसेस है, कुछ भी खरीदता है, तो उसे पता आरटीआई से पब्लिक इंफॉर्मेशन ले लेगी, और वो मार्केट में रेट्स को टैली करेंगे कि कुछ महंगा तो नहीं खरीदा है। और आरटीआई आने के बाद बहुत सारे स्कैम सामने आए कि गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत सारे लोग जिस तरीके से ओवर प्राइसिंग करके प्रोडक्ट खरीद रहे थे और ब्राइबिंग वगैरह चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों को जेल भी हुई है, और सरकारें भी बहुत सारी गिरी हैं इस वजह से। तो आरटीआई एक्ट इसीलिए लगातार न्यूज में रहा है, ठीक है। अब आरटीआई एक्ट में जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो एक आरटीआई एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें एक पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए फीस होती है, 10 रुपए फीस फाइल करनी होती है, और 30 दिन के अंदर उस डिपार्टमेंट में, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देनी कंपलसरी होगी, वरना उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, 30 डेज की लिमिट होती है। और नॉर्मल केस भी चलता है डिपार्टमेंट के साथ, अगर वो आरटीआई के थ्रू, अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं आरटीआई ऑफिस में, और वहां पर सुनवाई होती है कि इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो वहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलग अलग ऑफिस हैं, स्टेट लेवल पे भी, वहां पर सुनवाई होती है, फिर पूछा जाता है कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, पेनल्टी लगाई जाती है, या ऑर्डर दिया जाता है कि आप तुरंत इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो प्रोविजंस क्या है, अंडर द एक्ट एंड सिटीजन कैन डिमांड फ्रॉम एनी पब्लिक और गवर्नमेंट अथॉरिटी एनी इंफॉर्मेशन
एज लॉन्ग एज इट डज नॉट पर्टेन टू नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस। नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते, ठीक है, या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी की नहीं मांग सकते। तो 30 दिन ये इंपॉर्टेंट है, 30 दिन। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस समय विमल जुल्का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस करी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।